गाइस, वेलकम है बैक सभी का। तो यहाँ पे हम जो हमने मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी यहाँ पे एनालिसिस की, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आप सभी ने पिछली वीडियो सारी देख ली होंगी। तो ये हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल में निम्न में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शुरू की गई थी। जब शाहजहाँ का टाइम पीरियड चल रहा था तो कौन सी हमने जो है प्रशासन की इकाई स्टार्ट की थी, चकला, महल, परगना या फिर सभा। तो हमने शाहजहाँ के टाइम पे चकला स्टार्ट की थी। ओके, अब और ये क्या होते हैं, परगना, सभा क्या था, इनके बारे में अब यहाँ पढ़ते हैं। सभा क्या थी? सभा मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग था। यानी कि प्रशासन करने वाला सबसे बड़ा विभाग कौन सा? सभा था, जो एक प्रांत के समान था। यानी कि एक प्रांत के टाइप से था ये कुछ। प्रत्येक सभा का शासन एक सूबेदार द्वारा किया जाता था, जो कानून और व्यवस्था को देखता था। मतलब यही है, ठीक है। अब ये परगना क्या होता है? परगना चकला के भीतर एक छोटी प्रशासनिक इकाई थी। परगना चकला के अंदर थी एक इकाई। ओके, इसमें कई गांव शामिल थे। परगना में बहुत सारे गांव शामिल थे और इनका प्रबंधन, जो इनका भी देखरेख था, वो स्थानीय अधिकारियों द्वारा कर संग्रह और न्यायिक मामलों के लिए किया जाता था। ओके, महल, एक सेकंड गाइस। हाँ, ओके। तो फिर है हमारा महल। महल परगना के भीतर राजस्व मंडल या संपदाओं को संदर्भित करता था। वे भूमि राजस्व आकलन और संग्रह के लिए बुनियादी इकाई थी। यानी कि जो टैक्स था, है ना, लैंड वाला, तो वो उन सब के लिए, उनको इकट्ठा करना, उन सब के लिए एक इकाई बनाई गई थी, वो थी महल। ओके। जमींदार क्या था? जमींदार भूमि का मालिक थे, जो किसान से कर टैक्स लेते थे, मतलब, और मुगल प्रशासन का एक हिस्सा थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मतलब अब ये वर्ड याद रखना, सभा, परगना, महल और जमींदारी, ये चारों वर्ड जो है शाहजहाँ के टाइम पीरियड के हैं। सभा क्या था? एक प्रांत था, ठीक है। और ये जो है इसका जो इसमें जो है प्रत्येक सभा का जो है शासन एक सूबेदार द्वारा किया जाता था। ओके, और जो कानून व्यवस्था के साथ साथ राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार था, यानी टैक्स को इकट्ठा करता था। ये टैक्स का संकलन करता था कौन? सभा। परगना जो है ये छोटा सा एक इकाई थी, है ना, किसके अंदर? चकला के अंदर ही, लेकिन ये इसके अंदर गांव शामिल थे बहुत सारे, जिसका प्रबंधन कौन करते थे? जो वहाँ के लोकल पीपल थे वही करते थे इसके अपने आप ही। महल में ये टैक्स, मतलब ये भी महल भी टैक्स को इकट्ठा करने की इकाई थी। और जमींदार तो पता ही है तुम्हें कौन होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतिम ओलंपिक खेल गला खराब हो चुका है मेरा, चलो पढ़ते हैं। भारत में अंतिम अंतिम यानी कि लास्ट ओलंपिक खेल जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? दिल्ली में, कोलकाता में, लाहौर में हुए। तो वो लास्ट में जो ओलंपिक गेम हुए थे वो हमारे कलकत्ता के अंदर हुए थे। निम्न में से किस स्थिति में प्राथमिक घाटा शून्य होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सी वो स्थिति है जिसमें प्राथमिक घाटा जो है शून्य हो जाता है? पहली स्टेटमेंट वो है हमारी, राजकोषीय घाटा शून्य होता है, तब होता है क्या प्राथमिक घाटा शून्य? या फिर दूसरी स्टेटमेंट है, ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर होता है, तब होता है क्या? तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है केवल बी सही है। हमारा प्राथमिक घाटा जब शून्य होता है तब, हमारा प्राथमिक घाटा तब शून्य होता है जब ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर हो। ओके, तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, बी इसका स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला वाला गलत है। अब पढ़ लेते हैं राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और उसके कुल प्राप्तियाँ, जिसे बोलते हैं ऋण को छोड़कर के बीच का अंतर ओके, उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। कह रहा है सरकार के जितने भी टोटल व्यय होता है ना, और जितने भी वो प्राप्त करता है, जितना खर्चा हो गया, जितना उन्होंने जमा किया लोन को छोड़कर, उनके जो डिफरेंस होता है ना खर्च करने का और जो जितना प्राप्त किया, उन दोनों को डिफरेंस को ही बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अगर डेफिनेशन पूछने लग जाए तो बता देना क्या होता है राजकोषीय घाटा। क्या होता है ये? खर्च का और प्राप्त करने का जो डिफरेंस है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ब्याज भुगतान, ये क्या होता है? सरकार द्वारा अपने लोन की सेवा के लिए किए गए भुगतान, अर्थात अतीत में लिए गए ऋणों पर ब्याज। ब्याज तो पता ही है ना, ब्याज कैसे लेते हैं? लोन दिया, उसके उस पर जितने भी फिर पैसे चढ़ते जा रहे हैं, उसको लोन बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। अब मतलब ब्याज बोलते हैं, लोन नहीं, ठीक है। बजट घाटा क्या होता है? जब कुल सरकारी खर्च सरकार द्वारा अर्जित राजस्व से अधिक हो, जब खर्च जो है टैक्स से ज़्यादा, मतलब टैक्स तो कम मिला हमें लेकिन खर्च ज़्यादा कर दिया, उसको बोलते हैं बजट घाटा, जिसमें उधार से प्राप्त धन शामिल नहीं होता। राजस्व घाटा क्या होता है? सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर, जितना वो खर्च कर रहा है, मतलब राजकोषीय घाटा वो
4 राजस्व घाटा हो, दोनों सेम टू सेम ही होता है हल्का बहुत। घाटे को समझना क्या होता है, विभिन्न प्रकार के घाटे पर नज़र रखने से सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य और उसके ऋण का प्रबंधन और सेवा करने की क्षमता को समझने में मदद मिलती है। बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे, जिसमें 15 जिले शामिल थे। ये कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र विकास हमने प्रोग्राम चलाया था, ये कौन सी 5 ईयर प्लान में चलाया गया था, तो ये हमारी 5 ईयर प्लान में चलाया गया था, जिसके अंदर हमारे 15 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में विकलांग जनसंख्या का परसेंट कितना है, यानी कि जब हमारी जनगणना हुई थी उस टाइम के आंकड़ों के अकॉर्डिंग टोटल जो बेचारे हमारे वो होते हैं डिसेबल पीपल होते हैं उनके परसेंट कितना है, तो 2.21% इसमें जो है हमारा क्या है विकलांग पीपल होता है। ओके, और ये क्या कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमने 5 ईयर प्लान में चलाया था, जिसका उद्देश्य क्या था 5वीं का गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था उस टाइम पे, और गरीबी को ख़त्म करो ये भी चलाया गया था। ओके, दूसरा है हमारा गतिशीलता में भूमिका निभाने वाली संरचना की पहचान करें। गतिशीलता में कौन भूमिका निभाता है, तो वो है हमारा कसाबी। ओके, कह रहा है नेक्स्ट हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये कौन से उसके थे, मौर्य वंश के थे या गुप्त वंश के थे, बताओ मुझे। ये गुप्त वंश के थे, ठीक है। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और कालिदास और अमर सिंह उन्हीं के दरबार में थे। और एक बार रीचेक कर लेना, शायद मुझे कंफ्यूजन हो रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ आई थिंक गुप्त वंश के थे, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की कैपिटल मतलब टाइटल लिया था, ठीक है। और जो कालिदास और जो अमर सिंह थे उन्हीं के दरबार में रहते थे, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन से प्रकार की चट्टानें अपेक्षाकृत उच्च तापमान और ठोसों के क्रिस्टलीकरण द्वारा बनती है, तो दोनों जो है ये हमारी आग्नेय चट्टान बनती है इनसे। कह रहा है कौन सी चट्टानें हैं वो जो हाई टेम्परेचर और जो ठोस होता है उनका क्रिस्टलीकरण के द्वारा बनती है, तो वो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 2021 में वन धन विकास योजना के तहत चैंपियन राज्य के रूप में उभरा। 2021 में एक योजना आई थी वन धन विकास, मतलब इसमें हमने वनों पे जोर दिया था कि वन का विकास करो, तो इसमें कौन सा चैंपियन बनकर उभरा स्टेट, तो वह हमारा मणिपुर। ओके, जनवरी 2023 में डैश में खेले गए तीसरे और अंतिम मैच भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 317 रनों से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया। तो ये बोल रहा है कि जनवरी 2023 में हमारे कहाँ पर हुए थे वो तीसरे और लास्ट मैच थे हमारे, जो कि इंडियन पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने जिसमें श्रीलंका को हराया था 317 रन से, तो वो कहाँ पे 2023 के वो हुए थे हमारे तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, केरला में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगर पूछने लगे कि ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्या है, कहाँ पर है, तो ये हमारे तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है जिसका मुख्य रूप से क्रिकेट और फुटबॉल मैचों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्रिकेट के मैच को कंडक्ट कराते हैं फुटबॉल के। स्टेडियम में लगभग मेरी जो है ना यहाँ पे छाल हो रहा है जीभ में, इसलिए मेरी को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उठ पटांग बोल रही हूँ, तो देख लेना, ठीक है। बस समझ लो, तुम दिख तो रहा है लिखा हुआ क्या है, तो पढ़ लेना अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ वर्ड को तो। स्टेडियम में लगभग, और मैंने ना आज पीडीएफ भी मैंने कम बनाई है इसकी, क्योंकि जो एडिशनल चीज़ें थी फालतू की जिसमें जो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो मुझे याद ही थे, तो मोस्टली मैंने उसका एनालिसिस किया भी नहीं, क्योंकि वो मतलब उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता था ऑलरेडी, ठीक है। और वो आई थिंक तुम्हें भी पता होगा क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन थे। और आज के मेरे जीएस का स्कोर मैंने आज 35 अटैम्प्ट किए थे, और जिसमें से मेरे 32 मेरे जो है, ठीक है, मतलब आए थे। अब मुझे नहीं पता कितने कट पिट गए, तो इतने आए थे, ठीक है, आज के उसमें, तो इसलिए 30 ऐसे कुछ थे, ठीक है, ये एग्जैक्ट याद है, हाँ, पर मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, मतलब लगने वाले क्वेश्चन थे आज के इस टेस्ट में, ठीक है।
ईजी थे, इसलिए मैंने PDF भी छोटी बनाई है। और जिस दिन मेरे मॉक में गलत नंबर आते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते, उस दिन मैं PDF ज़्यादा पूरी बनाती हूँ, हर चीज़ को एनालिसिस करती हूँ। और क्योंकि वो उनके बारे में, टेस्ट के बारे में पता नहीं रहता ना ज़्यादा, इसलिए। लेकिन इसमें लग रहे थे तो आज क्वेश्चन तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं, इसलिए PDF कम है। ओके, तो माइंड मत करना। स्टेडियम में लगभग 55,000 दर्शकों की बैठने की कैपेबिलिटी होती है। और कहाँ पर है ये? ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में है। यह अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों की मेज़बानी की जाती है। कह रहा है यहाँ पे विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर और खेल के सभी प्रारूप, पता है ना कौन है? क्रिकेटर है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। कोहली को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है इनको, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है इनको, जिसका नाम था पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, अब ये बोल रहा है, शब्द है, एक वर्ड है स्क्वायर लेग। ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है? तो ये हमारा क्रिकेट से है। स्क्वायर लेग किसमें होता है? हमारा क्रिकेट में। और क्रिकेट जो है कैसे स्टेडियम में खेला जाता है? ओवल में, या फिर स्क्वायर में, या रेक्टेंगुलर में, तो किस में? तो ये किस में खेला जाता है? ओवल या फिर सर्कल में। क्रिकेट में क्षेत्र रक्षण की स्थिति अन्य क्षेत्र रक्षण स्थितियों में स्लिप, मतलब ये बोल रहा है कि सिर्फ वर्ड याद करो जो क्रिकेट से संबंधित है। एक तो स्क्वायर लेग, दूसरा है हमारा स्लिप, गली, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, फाइन लेग। एक स्क्वायर लेग हो गया, एक फाइन लेग, दोनों क्रिकेटर में है। ठीक है, स्लिप हो गया, गली हो गया, कवर हो गया, मिड ऑफ हो गया, मिड ऑन हो गया। देखो, मिड ऑफ, मिड ऑन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग और गली कवर याद कर लो। गली कवर हो गया, मिड ऑफ, मिड ऑन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, दोनों सब क्रिकेट से है वर्ड। से क्षेत्र रक्षण की स्थिति रणनीतिक है और गेंदबाज और बल्लेबाज के आधार पर बदलती रहती है। क्रिकेट की मूल बातें। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विरोधी टीम से अधिक रन बनाना है ना। तो मैंने जो ये, जैसे कि ये फालतू की बात है, तो तुम्हें इतना पता ही होगा कि इसमें 11 टीम पार्टिसिपेट करती है, तो विरोधी टीम को हराना होता है, तो पता ही है। तो ये जो इसमें टेस्ट में ना ये लिखा हुआ था, मतलब एनालिसिस में, तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही है, इसलिए नहीं लिया। फिर बड़ी PDF बन जाती है और पढ़ते पढ़ते जो है मुँह भी थकने लगता है, और फिर लास्ट में आते आते तक एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, इसीलिए। तो इतनी PDF ठीक है। क्रिकेट के प्रारूप, ये बोल रहा है क्रिकेट के मतलब और कौन से टाइप्स हैं। तो क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप में खेला जाता है, जैसे कि मान लो टेस्ट मैच हो गया, एक हो गया ODI वनडे, है ना, दूसरा हो गया T20। कौन सा टेस्ट मैच है, ये भी क्रिकेट का होता है, एंड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जिसे बोलते हैं, वनडे वाला इंटरनेशनल, है ना। और T20 मैच शामिल है। प्रत्येक प्रारूप के अलग अलग नियम है, सबके अलग अलग। T20 अलग तरीके से होता है, ODI अलग तरीके से होता है, T20 अलग तरीके से होता है। क्रिकेट साहसी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे बोलते हैं ICC, क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है, यही क्रिकेट को कंडक्ट कराता है। भारतीय क्रिकेट भी बनाया गया था हमने इसी के बिहाफ पे, जो हमारे भारत को संबोधित करता है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे वित्तीय समावेशन का प्रमुख पहलू छोटे व्यवसाय को लोन, कल पढ़ा था ना मुद्रा योजना, जिसमें कितने लाख तक की अधिकतम राशि तक लोन लिया जा सकता है। कल ये क्वेश्चन आया था। अब यही देख लो, मैंने इसलिए तो बोलती हूँ कि हर चीज़ को डीप एकदम चीर फाड़ करके क्वेश्चन को पढ़ो, ताकि वो अगले मॉक में जब फेस करने को मिले तो जो हम उसको हम जो है गिल्ट ना फील करें कि हमने ये तो क्वेश्चन मिलता जुलता था और हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए तो कल आया था इसमें कि इसमें हम कितने, जो हमारे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उसमें हम कितना लोन की अधिकतम सीमा ले सकते हैं। तो 10 लाख था उसमें। अब पूछ रहा है कि जो मुद्रा योजना है 2015-16 में आई थी, है ना, इसकी स्थापना जो है की गई थी, और इसके परिणाम स्वरूप नीचे उल्लेखित योजनाओं में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, इसी के बिहाफ पे कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी। यही तो है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसी के बारे में पढ़ के आए थे हम कल। 2015-16 में यही आई थी हमारी। अब इसके बारे में और पढ़ते गए, पता अगले बार कुछ और ही पूछ ले इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो, PMMY 8 अप्रैल 2015 को मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी, है ना। 10 लाख तक का इसका लोन है अधिकतम, और इसमें शिशु को 50,000 तक का लोन मिलेगा, जो किशोर है उनको मिलेगा 50,000 से लेके 5 लाख तक का, बड़ों को मिलेगा, जो तरुण है उनको मिलेगा 5,000 क्या है ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक का। ओके,
और ये इतना नहीं है। निम्न में से किसने 1779 में मरकरी ऑक्साइड द्वारा छोड़े गए तत्व के लिए ऑक्सीजन नाम दिया था? जो मरकरी ऑक्साइड एक एलिमेंट था, उसने तत्व देखो 1779 की बात है, मरकरी ऑक्साइड एक एलिमेंट था, है ना, उसके द्वारा हमने कुछ एलिमेंट छोड़े, है ना, उसके लिए ऑक्सीजन नाम दिया उसको। दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। निम्न में से किसने, मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आया नहीं है, निम्न में से किसने 1779 में मरकरी ऑक्साइड द्वारा छोड़े गए तत्व के लिए ऑक्सीजन नाम दिया था? तो इसको अपने आप देख लेना, रट्टे लगा लो उसको, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जीएस में बायोलॉजी में पढ़ा ही नहीं, इतनी डीप नहीं पढ़ी मैंने। तो एंटोनी लेवोजियर है, जिन्होंने 1779 के अंदर मरकरी ऑक्साइड ने जब तत्व छोड़ा तो उसके लिए ऑक्सीजन नाम दिया उस चीज़ को। एंटोनी लेवोजियर ने 1779 में। ओके। कोआनोसाइट्स का दूसरा नाम बताओ। जो कोआनोसाइट्स है उसी का दूसरा नाम है हमारा कोलर कोशिकाएं। ठीक है, स्पंज के बारे में पढ़ लेते हैं, ये आते हैं क्वेश्चन, स्पंज ये पोरीफेरा वगैरह क्वेश्चन आते हैं। तो स्पंज जिसे बोलते हैं हम फाइलम पोरीफेरा। स्पंज सरल बहुकोषीय जानवर है जिसमें वास्तविक उत्तक और अंगों का अभाव होता है ना। इसमें छिद्रपूर्ण शरीर और मतलब इसकी बॉडी में ना छेद होते हैं, उसी को बोलते हैं स्पंज या फिर फाइलम पोरीफेरा भी बोलते हैं इसको। ओके। स्पंज पानी को छानने और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। भोजन तंत्र। पानी ओस्टिया नामक छिद्रों के माध्यम से स्पंज में प्रवेश करता है और आंतरिक नलिकाओं, ये तो पता ही है ना भोजन तंत्र क्या होता है। कोआनोसाइट्स पानी में भोजन के कणों को पकड़ता है, ये मतलब भोजन के जो कण हैं उनको पकड़ता है कौन? कोआनोसाइट्स। इसी को बोलते हैं हम क्या? ज्वाला कोशिका, जिसे बाद में ओस्कुलम नामक उद्घाटन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हुए थे हमारे, ठीक है, और 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक चला था। कतर ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया, इसमें नए स्टेडियम और आधुनिक परिवहन सुविधा का निर्माण शामिल है। फाइनल मैच जो है लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में हुए थे। ये 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 2026 ये कह रहा है यह हाँ इसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और यह इतनी संख्या में भाग लेने वाली टीमों वाला लास्ट वर्ल्ड कप था, मतलब हाँ वर्ल्ड कप था, जिसमें 2026 में बढ़कर 48 टीमें कर दी गई। ठीक है, अर्जेंटीना में जीता था उसको ये कतर वाला गेम, ठीक है, फीफा का। चार लाहो एक डांस है, मेघालय की ट्राइब बनाती है। तो मेघालय की कौन सी ट्राइब बनाती है? गारो, भोजन, खासी, फिर जयंतिया। तो जयंतिया बनाती है चार लाहो डांस को। किस भौतिकी विज्ञानी कौन से फिजिशियन थे जो किस भौतिकीय यानी कि कौन से फिजिशियन थे जिसको स्वर्ण पन्नी प्रयोग के लिए फेमस किया गया था? किन्होंने किया था सोने की पन्नी का यूज़? तो वो थे हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है। परमाणु मॉडल। इस प्रयोग में 1911 में परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के प्रस्ताव को जन्म दिया। इस मॉडल में सुझाव दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एक घने धनावेशित नाभिक की परिक्रमा करते हैं, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार। तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन विज्ञान में अपनी जांच के लिए रदरफोर्ड को 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या के, अब तुम देखो अभी तक हम जितने मॉक लगाए, हर एक मॉक में ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे मिल चुके हैं। अब तक हमने 5-6 क्वेश्चन मिल गए होंगे, मतलब हर मॉक में 1-2 क्वेश्चन जनसंख्या का डेटा पूछ रहा है वो। तो इसलिए बोल रही हूँ 11 के आंकड़े जितने भी थे ना, कहाँ की लिटरेसी अधिक है, कहाँ की कम है, कहाँ का घनत्व ज़्यादा है कम है, हर चीज़, विकलांग परसेंट कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, कुछ भी पूछ ले, हर चीज़ एकदम चले जाना, टॉपिक ये पढ़ लेना। ठीक है। और ये नीड भी नहीं तुम्हें पढ़ने कहीं से, जब तुम इसको पढ़ोगे और नीचे इनके आंकड़े दे रखे हैं, हर मॉक को पढ़ो और उसके आंकड़े नीचे ही तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे भी ना इतना डीप किसी ने पढ़ा रखा, मोटे मोटे आंकड़े डाल रखे हैं कि मतलब केरल की हाई लिटरेसी और सबको पता है, अधिकतम स्टूडेंट लगा लेंगे। लेकिन अभी इसमें जैसे विकलांग वाला क्वेश्चन आ गया, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, किसी शायद ही किसी ने ये डाल रखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है।
वहाँ पे ना जो मोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं सिर्फ उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने 2011 का जो चार्ट है ना पूरा बना रखा है और मैंने हर चीज़ याद की हुई है, तभी मेरे को क्वेश्चन लग नहीं पाया, समझ में आ गया, इसलिए बोल रही हूँ। तो ये मॉक से ही एनालिसिस होंगे, मॉक से ही मिलेंगे ये क्वेश्चन हमें, तो उनको ध्यान से देखो। और ये मैं तुम्हें इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ ताकि मैं भी जो है मेरा भी मन डगमगा जाता है। आज घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मेरा मन करा कि चलो उनके साथ बैठ जाती हूँ, बातें कर लूँ, लेकिन नहीं, फिर मैंने अपने आप को उठाया, मैंने कहा नहीं, एक बार एनालिसिस कर ले। मैं सोच रही थी कल कर लूँगी, अब कल तो तुम्हें देखिए, कल तो फिर वो आ गया कल, ठीक है। आज का एनालिसिस नहीं करती तो कल मॉक देती तो फिर मुझे गिल्ट रहता कि मैंने आज का तो किया नहीं, और फिर 2-2 मॉक हो जाते, और मैं 2 को कैसे करती जब मुझे एक में इतना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इंग्लिश तो है नहीं जो 2 मिनट में कर लिया एनालिसिस, है ना। रीजनिंग भी ऐसी रहती है, ये जीएस है, इसमें डीपली क्वेश्चन को करना पड़ता है, एक तो हिंदी में सब ये बोली नहीं जाती, इसीलिए बोल रही हूँ। आज का काम आज ही फिनिश करो। अब ये जो है जब तक पेपर नहीं आता तब तक कितने मॉक होंगे इसको हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ जुड़ जाओ सीरीज से, अभी भी टाइम है, क्योंकि जीएस ये सबको जिसका नंबर नेगेटिव में ले आती है ये, ठीक है ना, तुक्के फिटने होते हैं यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे 2011 के अकॉर्डिंग डाटा के, तो ये कह रहा है कौन सा जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, क्या कह रहा है, जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व के बारे में राज्य का कौन सा समूह सही है। कह रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये तो मुझे पता था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मुझे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का पता था, मिजोरम का मुझे नहीं पता था, भगवान कसम, पर मैंने फिर भी अरुणाचल प्रदेश था एक ही ऑप्शन में तो मैंने इसको टिक किया और मेरा सही चला गया, ठीक है, ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो ये ठीक गया। ओके, सबसे कम यहाँ की है घनत्व, और सबसे ज़्यादा है दिल्ली का पॉपुलेशन घनत्व सबसे ज़्यादा, ठीक है। और स्टेट में बात करूँ तो बिहार का है, अगर पूछने लगे यूनियन टेरिटरी में किसका है तो वो है हमारे दिल्ली का, ठीक है। और कम है अरुणाचल प्रदेश का, और मिजोरम का भी हमारा कम है सबसे। 2011 की, अब यहाँ से पढ़ो, ये देखो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम है, जिसमें मतलब ये कह रहा है सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर में ना 17 लोग रहते हैं बस, और दिल्ली में पता नहीं कितने लोग रहते हैं। और भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश, ये तो पढ़ लिया ना। मिजोरम दूसरा सबसे कम है, जिसमें 1 किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। ये राज्य अपने पहाड़ी इलाके और व्यापक वन आवरण की विशेषता रखते हैं, जिससे आवास क्षेत्र कम होता है। यहाँ पर पहाड़ वगैरह ज़्यादा ना, तो यहाँ पर ना लोग बाग ज़्यादा रहते नहीं है, इसलिए कम जनसंख्या घनत्व वाले अन्य राज्यों में सिक्किम भी है, नागालैंड भी है, वे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से अधिक हैं। दूध में विटामिन की कमी कौन सी होती है, कौन सा विटामिन नहीं होता, डी तो होता है, बी भी होता है, ए भी होता है, लेकिन सी नहीं होता। विटामिन सी से अब क्या होता है, देखो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी है। स्कर्वी के लक्षण में एनीमिया, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन कौन से होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी, दुर्बलता मतलब शरीर में दुर्बलता, वीकनेस आ जाएगी, थकावट रहेगी, है ना, रक्तस्राव होगा, अंगों में दर्द रहेगा, विशेषकर पैरों में, जैसे कि खासकर पैरों में होता है, शरीर के कुछ भी पार्ट्स में सूजन आ जाएगी, मसूड़ों में घाव हो जाएगा, दांत गिरने लगेंगी। तो सी खाया करो विटामिन को। विटामिन सी को के पर्याप्त सेवन से स्कर्वी को रोका और ठीक किया जाता है। अभी बोल रहा है विटामिन सी का महत्व। विटामिन सी कोलेजन, एल कार्निटाइन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के जैव संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रोटीन चयापचय में भी शामिल है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर के भीतर यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पुनर्जनन में मदद करता है। विटामिन सी के आहार स्रोत, अब ये कौन कौन से उसमें पाया जाता है, खट्टे फ्रूट में पाया जाता है, जैसे संतरे, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, खट्टे फल विटामिन सी के समृद्ध स्रोत होते हैं। स्ट्रॉबेरी, कीवी हो गया, अमरूद जैसे अन्य फल भी विटामिन सी होता है इसमें भी। शिमला मिर्च, ब्रोकली, ब्रेसेस, स्प्राउट्स और पालक जैसी सब्जियों में भी ये विटामिन सी होता है। अनुशंसित आहार भत्ता जिसे बोलते हैं हम, आरडीए, विटामिन सी के लिए आरडीए उम्र, लिंग और जीवन चरण के अनुसार अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन इतना लेना चाहिए, 19 मिलीग्राम का सेवन करना चाहिए। कौन सा, विटामिन सी को, ये आरडीए ने बोला था, ठीक है, आरडीए ने जिसे बोलते हैं अनुशंसित आहार भत्ता। और महिलाओं को 75 मिलीग्राम लेना चाहिए, पुरुषों को 90, तो 75 महिलाओं को। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान से बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण प्रतिदिन अतिरिक्त मतलब कितना लेना चाहिए, 35 मिलीग्राम। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, ये तो बताइए, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इन्होंने गोल्डन पन्नी की खोज की थी ना, स्वर्ण पत्र जिसे बोलते हैं, वही है ये।
कब की थी? 1831 में। सिर्फ इतना याद करो। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी न्यूक्लियस की। निम्न में से कौन है जो सितार वादक है? इमरत खान है ये। और ये सिर्फ ये ना लेटेस्ट है, क्योंकि सितार वादक ज़्यादा करके कौन सा आता है? वो या तो आता है जाकिर हुसैन, या फिर वो आता है अल्लाह रखा खान, ये आते हैं। और सॉरी, वो तो तबला वादक है, मैं भी पागल हूँ। सितार वादक तो वो है, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर नाम बताते तो मैं लगा देती कि सितार वादक है ये। जैसे शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हो गए, सितार वादक के शायद आगे पढ़ेंगे, देख लेंगे। तो सितार वादक जो है, हाँ वो है ना पंडित शिव कुमार, वो तो संतूर के शायद संतूर के हैं। अब यहाँ से मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब तुम बता देना मुझे कौन सा है, मैं जाके चेक करूँगी इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है, हमें क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सितार वादक कौन है इसमें से, तो इमरत खान है। और इमरत खान सिर्फ सितार से रिलेटेड नहीं है, हाँ ये जो है हमारे, हाँ पंडित रविशंकर है सितार वादक, ठीक है। ओके, कौन है? पंडित रविशंकर है सितार वादक। तो ये बोल रहा है पंडित रविशंकर तो सबको याद है, पंडित रविशंकर के अलावा इमरत खान भी हमारे सितार वादक से रिलेटेड है। और जो ये सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सरोद से भी है, ठीक है। अब देखो, सॉरी सरोद से नहीं, सुरबहार से। अब ये बोल रहा है जो असद अली खान है, राशिद खान है, बेगम अख्तर है, ये कौन कौन से हैं? तो जो असद अली खान है ना, ये कौन से है? ये हमारे सुरबहार से, आई थिंक, देखते हैं। इमरत खान भारत के एक फेमस सितार और सुरबहार वादक है। इनका घराना है कौन सा? इटावा घराना, ठीक है। इमरत खान प्रसिद्ध सितार कलाकार उस्ताद विलायत खान, हाँ देखो विलायत खान भी सितार वादक है। पंडित रविशंकर हो गया, विलायत खान के ही भाई है कौन? हमारे इमरत खान, विलायत खान, इमरत खान, ओके ठीक है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र राजा था? गुप्त वंश के थे वो राजा जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि टाइटल लिया था। तो वो कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ अभी पहले आया था ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाला क्वेश्चन आया था उसमें, है ना। और ये बोल रहे हैं यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश के थे, इन्होंने महाराजा धीराज का कैपिटल लिया था। कैपिटल ने टाइटल, ठीक है। अजंता कैपिटल इसलिए बार बार निकल रहा मुझसे, क्योंकि आज मैं अपनी छोटी बहन को कैपिटल्स याद करा रही थी, उसकी जितना भी हमारे वो छोटी क्लास में ना, तो मैं अभी से सोच रही हूँ कि उसको, वो पूरे दिन रील स्क्रॉल करती है और वो देखती है बाकी सभी कार्टून वगैरह। मैं सोचती हूँ कि अगर देख ही रही है फ़ोन में, तो कुछ ऐसी चीज़ देख जिससे तेरी मानसिक संतुलन अच्छा हो और तेरी मतलब मेंटल डिसेबिलिटी बढ़े, है ना। तो मैं उसको आज मैप याद करा रही थी, और मैंने अभी से उसको देखो, अभी वो 4th में ही है, मैंने उसको एक ऐसा रोड मैप बनाया ताकि वो जो है ट्रैक पे आ सके और पढ़ाई हो उसकी। जैसे बच्चे फ़ोन वगैरह को ज़्यादा देखते हैं ना, प्रेफरेंस देते हैं, तो मैंने उसमें फ़ोन में उसको ऐसी चीज़ें शो की है ताकि वो उसको जो है रेगुलरली देखेगी, और उससे उसकी पढ़ाई में भी हेल्प होगी, और एज ए उसको वो प्लेइंग वे में भी देख लेगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे, हाँ थोड़ा बीच बीच में गैप इसलिए ले रही ताकि बोर ना हो, इसलिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं पढ़ती पढ़ती प्रॉब्लम हो जाती है, आगे दर्द करने लगती है, तो मैं इधर उधर देख के फिर बातें बनाती हूँ, इसलिए, ठीक है ना। तो मैं रियल में भी ऐसे ही करती हूँ। अजंता और अलोरा की गुफाएं, जो गुफाएं हैं उनकी पेंटिंग और मूर्तियों का सही स्पष्टीकरण निम्न से कौन सा है? यानी कि जो अजंता और अलोरा की गुफा है उसके अंदर क्या है, उसके बारे में कौन सी बात सही है? वे फारस कला के रूप में डिजाइन किए गए हैं? बिल्कुल नहीं। मध्ययुगीन इस्लामी कला की है? नहीं। पहली बात तो अजंता अलोरा नाम सुनते ही ना बुद्ध धर्म के बारे में ही वो होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है, कि वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। तो हम तो इन पर जाएंगे नहीं ऑप्शन पे, हम जाएंगे सिर्फ 4th पे, वे बौद्ध धार्मिक कला का चित्रण है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अजंता की गुफाएं जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व 480 ईस्वी तक की है, अपनी उत्कृष्ट बौद्ध के लिए जानी जाती है, बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाई थी, बस ये सब है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, इतना याद करो। और ये वर्ल्ड यूनेस्को में वर्ल्ड वो विश्व धरोहर है, हाँ धरोहर है, वही बोलते हैं, ठीक है। और इसकी खोज की थी 1819 में, बस। अलोरा की भी महाराष्ट्र में ही है, बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई है। कैलाश मंदिर जो है इसके अंदर 16 गुफाएं हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक मतलब सैल से बना हुआ है, पत्थर काट के बना हुआ है कैलाश मंदिर। बस इतना करना।
निम्न में से कौन सी पुस्तक, ये बुक्स की बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जनगणना के आ रहे हैं ना बहुत सारे हमारे, ऐसे ही इसके भी आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी याद कर लो, बुक्स को भी, सारी बुक्स रट मारो, ठीक है। तो द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, ये किसकी है, गीता हरिहरन की है। मेरा काम है सिर्फ वीडियो को मैं यहाँ पे एज अ व्यूज़ पाने के लिए नहीं डाल रही, इससे मेरी कंसिस्टेंसी जाहिर हो रही है, ठीक है। ये मैं लगातार, क्योंकि मैं बीच में पहले ऐसा करती थी, लगातार पहले 3 दिन पढ़ ली, ठीक है, फिर गया महीना ऐसे ही पूरा का पूरा, एक दिन पढ़ रही हूँ, 2 दिन छुट्टी, एक दिन 2 दिन मूवी देख रही हूँ, 3 दिन ऐसी पढ़ी हूँ, ऐसा करके। तो मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाऊँ, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, और क्या नाम है, मेरा हर बार प्री निकलता है और बस मैं कट ऑफ से चूक जाती हूँ, क्योंकि वो कट ऑफ जाती है और मेरे मार्क्स हमेशा कम रह जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। तो शायद इस बार सोच रही हूँ कि कुछ ढंग का मार्क्स आ जाए। जीएस में ही मेरे गलत नंबर आते हैं हमेशा, जीएस में मेरा बहुत कम आते थे, है ना। लेकिन अब की बार सोच रही हूँ कि इस पर ज़्यादा फोकस कर लूँ, ठीक है। तो ये किसकी है हमारी, द 1000 फेसेस ऑफ नाइट किसकी है, गीता हरिहरन की है। कह रहा है हमारा, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, गुरु, ऐसा नाम था गुरु, क्या था क्वेश्चन भी, क्वेश्चन कैसे कट जाता है, गुरु वाडुयर ऐसे कुछ नाम था, गुरु वायुयर कुछ ऐसा नाम था, याद नहीं आ रहा। उनका संबंध मृदंगम से है, गुरु वाडुयर ऐसे नाम था उनका, ठीक है। एक बार वो गूगल पे सर्च कर लेना क्या नाम था, क्योंकि वो क्वेश्चन जो नाम है ना वो तुम्हें उसमें मिलेगा तो, लेकिन बहुत रेयरली मिलेगा ये क्वेश्चन। तो एक बार डाल के देखना, गुरु और उनका संबंध मृदंगम से है, तो पूरा नाम दे देंगे तुम्हें डाल के, क्योंकि मैं यहाँ पे पीडीएफ में नाम कट गया उसका। तो सर्च कर लेना जरूर, कभी तुम उसको छोड़ दो कि नहीं छोड़ दो, गया क्वेश्चन, चलना क्या पता नहीं आए, वही फेस में टपक जाए वहाँ क्वेश्चन। तो गुरु वाडुयर ऐसा नाम है उनको, उनका संबंध मृदंगम से, ओके। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना थी, मासिक दया जिसमें 7.40% प्रति वर्ष की, मतलब इसमें 7.40% की पेंशन दी जाती थी, वो कौन सी योजना तो जो 2022-23 में आई थी। तो आती हमारी पीएम वय वंदना योजना, 7.40% की पेंशन देती थी इसमें। घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा खपत की एक इकाई बराबर है, कह रहा है विद्युत ऊर्जा जो खपत होती है उसकी क्या है, किलोवाट घंटे, तो बताइए। जूल ऊर्जा का ऐसा ही इकाई है, ठीक है। जूल को 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल लगाने पर स्थानांतरित ऊर्जा के रूप में प्रभावित किया है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मिलियन जूल, जिसे बोलते हैं 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने का होता है, 3.6 मिलियन जूल के। और जूल किसके का है, ऊर्जा की। वॉट किसकी है, शक्ति की है ना। ये वॉट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। शक्ति और ऊर्जा संबंध, शक्ति वह दर है जिस पर ऊर्जा की खपत या का उत्पादन होता है, ये तो बताइए। उदाहरण के लिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चलने पर 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत करता है। शक्ति और ऊर्जा संबंध ये तो पढ़ लिया, विद्युत बल ये इतने बड़े। निम्न में से कौन सा संगठन विनायक यानी कि वीडी दामोदर, वो थे ना वीडी सावरकर, है ना, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में विनायक दामोदर सावरकर, और इन्हीं के बर्थडे पे हमने वो बनाई थी हमारी नई संसद पार्लियामेंट। कब बनाई थी मुझे कमेंट में बता देना। तो ये बोल रहा है वीडी सावरकर से संबंधित नहीं है कौन सा संगठन का, तो देखो हिंदू महासभा भी उन्होंने बनाई थी, मतलब इन्हीं के से एसोसिएटेड है। अभिनव भारत भी, फ्री इंडियन सोसाइटी, लेकिन जो सर्वेंट सोसाइटी है हमारी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले की है, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक और मानव कल्याण को बढ़ावा देना। वीडी सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जानता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े नहीं थे। सावरकर मुख्य रूप से क्रांतिकारी आंदोलन और संगठनों से जुड़े हुए थे, सीधे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, ठीक है। विशेष रूप से उन्होंने हिंदू महासभा, अभिनव भारत समाज और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उनका रिलेशन था। हिंदू महासभा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी थी हमारी, वो बनी थी हमारी कब,
1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने, एक क्वेश्चन ये याद हुआ हमें, दूसरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, हिंदू महासभा वीडी सावरकर के ने बनाई थी और 1915 के अंदर बनाई गई थी। अभिनव भारत 1904 के अंदर आई थी। इसी के 1 साल बाद हमारी आई थी अभिनव भारत के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लेकिन अभिनव भारत वीडी सावरकर की थी। फ्री इंडियन सोसाइटी भी किसकी है? उन्हीं की है। इंग्लैंड में भारतीय छात्रों द्वारा गठित एक संगठन था। इंग्लैंड के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट थे उन्होंने चलाया था, उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये तो शिक्षा का बढ़ावा देना था इसका भी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उद्देश्य पूछ लेते तो उद्देश्य याद कर लो। क्या कह रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा देश के सामाजिक उत्थान के लिए काम करने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित या फिर ट्रेनिंग देने के लिए ये चलाई गई थी। भारतीय जनता के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी ये। जैविक समता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ये जैविक समता के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या है कि आदर्श पर्यावरण परिस्थितियों में जनसंख्या की वृद्धि की क्षमता उसे बोलता है। जैविक क्या होता है? ये बोल रहा है जैविक समता की परिभाषा बताओ। ये बोल रहा है आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि की क्षमता को बोलते हैं हम जैविक समता। ठीक है। आत्मोद्दौला का मकबरा, ये मेरा गलत गया, देखना मुझे लगा दिल्ली में है, पर ये कहाँ पे है? ये हमारा जो है आगरा के अंदर है। ठीक है ना। जिसे अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या ये पूछ रहा जाए कि ये बनवाया किसने था? अभी तो पूछ लिया कहाँ पर है, फिर पूछे कब बनवाया था, फिर पूछ लेगा इसके मतलब ये किसने बनवाया था। तो यहाँ पे इसी के बारे में सब कुछ दे रखा है। देखो अब आत्मोद्दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताज पूछ लेगा, क्या पता इसका नाम पूछ लेगा इस बार, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बेबी ताज किसे बोलते हैं हम? आत्मादुद्दौला जो भी बोलता है, आत्मोद्दौला। ये आगरा में है और बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। भारत के आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? ये आगरा में है। यह मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्जा गयासुद्दीन बेग के लिए बनवाया था, जिन्हें आत्मोद्दौला की उपाधि दी गई थी। इस मकबरे का निर्माण 1622 में, मतलब 1622 से लेकर 1628 तक हुआ था। जो जहांगीर की वाइफ थी उन्होंने अपने पापा के याद में बनवाया था, जिनका नाम था मिर्जा गयासुद्दीन बेग। ठीक है ना। 1622 से लेकर 1628 तक बनवाया गया था। यह संरचना ताजमहल का एक पूर्ववर्ती मानी जाती है। जैसा बीबी का मकबरा था ना कल पढ़ा था हमने, ऐसे ये भी ताजमहल की रेप्लिका है, क्योंकि यह पहली मुगल संरचना थी जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी थी। लेकिन जो वो था हमारा क्या नाम है, बीबी का मकबरा, वो बोसाल्ट से बना था। पूरा तो बना था वो बोसाल्ट से, लेकिन कुछ पार्ट उसका संगमरमर का था। लेकिन ये जो है आत्मोद्दौला का मकबरा आगरा में है और ये जो है पूरा संगमरमर से बना था। ये भी इसी की रेप्लिका है ताजमहल की। और ताजमहल तो अपने आप ही बना हुआ है संगमरमर से पूरा। मुगल वास्तुकला जो है इस्लामी, फारसी, टर्की, भारतीय वास्तुकला के, मतलब कि जो मुगल वास्तुकला है ना वो इस्लामी, फारसी और टर्की इन तीनों से प्रेरित थी। इसमें इस्लाम का भी जिक्र था, फारसी का भी और टर्की का भी मुगल वास्तुकला में, है ना। उल्लेखनीय विशेषताओं में बड़े इस यहाँ पे जो है उन्होंने गुंबद बना रखे थे, कोनों पर पतली मीनारें थी, बड़े हॉल थे। ये मतलब अपनी जो यहाँ के महल या फिर घर वगैरह बनाते थे तो उसमें गुंबद बनाते थे बड़े बड़े, कोनों पर पतली मीनारें बनाते थे, बड़े हॉल बनाते थे, विशाल गुंबददार प्रवेश द्वार बनाते थे वहाँ पे, नाजुक अलंकरण ये सब वहाँ पे बनाते थे अपने उसमें। अब ये पित्रादुरा क्या होता है? पित्रादुरा इतावली शब्द है, एक इटली का वर्ड है जो कटी हुई और फिट की गई उच्च पॉलिश वाली रंगीन पत्थरों का उपयोग करके चित्र बनाने की एक टेक्निक थी ये। ठीक है ना। यानी कि ये चित्र बनाते थे जो पॉलिश का हुआ किया हुआ पत्थर था, रंगीन पत्थर था, उस पर ये जो है चित्र बनाते थे, उसी को बोलते हैं पित्रादुरा। इस तकनीक का मुगल वास्तुकला में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, खासकर ताजमहल और आत्मोद्दौला के मकबरे में तो बहुत किया गया है पित्रादुरा का। पूछने लग जाए पित्रादुरा क्या है, तो क्या ये कटा हुआ जो पत्थर था जो फिट किया गया है दीवार के अंदर, उसको पॉलिश किया, उसका रंग दिया, फिर उस पर हम चित्र बनाना को बोलते हैं पित्रादुरा। ताजमहल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, बोल रहा है। नूरजहाँ, जिनका मूल नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं और माय गॉड 20वीं और सबसे प्रिय पत्नी थी। 20वीं पे जाकर दिल लटका उसका। ठीक है। वह एक प्रभावशाली महारानी थी जिसने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण शक्ति रखी और वह अपने प्रशासनिक कौशल, वास्तु संरक्षण और भारत में फारसी संस्कृति में योगदान के लिए जानी जाती थी। नूरजहाँ, जिनका मूल नाम मेहरुन्निसा था, ये तो पढ़ लिया। आगरा भारत के यूपी में है, पता है, यमुना के पास में है। ये भी आता है कि आगरा के किनारे कौन सी नदी है, फिर यमुना के किनारे कौन सा किला है। यह ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में भी आता है और प्रमुख पर्यटन स्थल है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में सबसे लंबा है? तो पहला कौन सा है? नेशनल
वाटरवेज 1 है जो कि कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया है, ठीक है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर ये मतलब के लिए जाना जाता है यहाँ पे। ये पहला है नेशनल वाटरवेज हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा है सदिया से धुबरी, ठीक है। फिर तीसरा है कोट्टापुरम से कोल्लम। तो पहला बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला हल्दिया से इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद से हल्दिया वाला। घनत्व की इकाई क्या है हमारा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये इसकी इकाई है। घनत्व की इकाई है किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसको बोलो केजी, है ना, ऐसा ना, किलोग्राम केजी, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे है, केजी मीटर पर सेकंड क्यूब, उसको वो है घनत्व की इकाई। गांधार कला शैली के अंतर्गत मूर्तियाँ पत्थर टेराकोटा, जो गांधार कला थी ना हमारी, है ना, ऊपर गांधार कला होती है, नीचे हमारी द्रविड़ शैली होती है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, वो तो नागर शैली थी। हाँ, गांधार कला एक है, ठीक है। उसके अंदर हम किसकी यूज़ करते हैं, मूर्तियाँ, है ना, मतलब पत्थर की बनी होती थी। गांधार कला जो है किससे किससे संबंध है इसका, मूर्तियों से, ठीक है। तो इसमें मूर्तियाँ कैसे बनाते थे हम, पत्थर को मिला के, टेराकोटा को, और इसमें हम किसका, हाथी के दांत का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो गांधार कला थी, है ना, उसके अंतर्गत मूर्तियाँ पत्थर की, टेराकोटा की और हाथी के दांत से बनाई जाती थी। कि कंक्रीट ग्रेनाइट मिट्टी गलत है इसका, ये मैं गलत किया था क्वेश्चन। जस्टिस फॉर द जज, ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रंजन गोगोई की है पुस्तक, ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा। देखो भाई, एक क्वेश्चन, एक बुक यहाँ पूछ ली और एक बुक यहाँ पूछ ली, तो देखो एक मतलब एक टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन के मतलब बुक के, तो अब तुम्हारे अगर तुमने बुक रट ली ना, तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, अगर तुमने सारी बुक रट ली, हिस्ट्री की बुक हो, स्पोर्ट्स की बुक हो हमारी, है ना, और ब्रिटिशर्स की बुक हो, या फिर बहुत सारी होती है, क्रिकेटर्स की बुक हो गई, सब रट लो। मैंने एक जगह पे सब लिख रखी है, जो मैंने अलग अलग से डाटा इकट्ठा किया, और मैंने सबको, हमारी जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, जितने भी हमारी ये बाहर के विदेशी लेखक होते हैं ब्रिटिशर्स, उनके द्वारा लिखी गई है, मैंने सबको एक साथ लिखा हुआ है। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, और फिलहाल तो तुम्हें नीड ही नहीं है, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर वीडियो स्पेशली अपने लिए डालती हूँ, क्योंकि मैं रिवाइज़ करती हूँ इसीलिए बाद में, ताकि मैं स्क्रीन ना देखूँ या फिर बुक में ना देखूँ, क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते और किताब पढ़ते पढ़ते नोट्स देखते देखते ना, रिवीजन करते करते मतलब मैं बोर फील करने लगती हूँ, नींद आती है तो फिर मैं अगर कान में लीड लगा के बैठ गई ना, तो फिर सुनते रहूँगी तो नींद नहीं आती। ये स्पेशली मेरे को प्रॉफिट देती है सारी मेरी वीडियोस, ठीक है। तो ऐसे 2 काम होते हैं, एक तो जिसको नीड है वो पढ़ लेगा, फालतू ज्ञान जो यहाँ पे देना आएगा वो तो देना मत ना भैया, क्योंकि यहाँ पे ये जो बच्चे मेरी तरह ही हैं एवरेज, उनके लिए है, प्रो के लिए है भी नहीं। और प्रो जो होगा वो पहली बात तो वीडियो देखा गई नहीं, वो अब तक सिलेक्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, क्योंकि सबका दिमाग सेम नहीं रहता। अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है तो कोई जीएस में लुढ़क रहा है, कोई जीएस में ठीक है तो कोई रीजनिंग में कर रहा है। किसकी इंग्लिश और रीजनिंग दोनों ठीक है, तो वो टाइमिंग का जो इशू हो गया ना, 30 मिनट दिया है बस इन्होंने रीजनिंग के सवाल। एक तो वो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा कर दिया उन्होंने, पहले तो सिर्फ क्वेश्चन ऐसे थे कि बस देखते सारे लगा दिए क्वेश्चन, ठीक है। अब उन्हें इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे के क्वेश्चन पूछ रहा है वो रीजनिंग में, उसे पढ़ते चले जाओ। मतलब आयु 20 से 24 साल होनी चाहिए, है ना, इसके लिए मतलब बीएससी करी होनी चाहिए, एमएससी करी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन होगा पहले टाइम में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन होता है, ताकि उसमें भी बच्चे का टाइम निकल जाए, और फिर जब लास्ट में देखते हैं तो वो सारे क्वेश्चन पीछे के ईजी होते हैं, फिर वो हमारे आते आते भी छूट जाते हैं, यहाँ से हमारा टाइमिंग फिर जो है बेकार हो जाता है क्वेश्चन। फिर जब पहला सेक्शन सबमिट हो जाता है उसके बाद हमारा मोरल इतना टाइम मतलब वो होता है, हमें लगता है कि जब पहला में हक दिया तो दूसरे में तो सेक्शन में तो हम पर लूट ही गई, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है मेरे साथ फिलहाल। पर अब मेरे को जो है एक आइडिया मिल गया कि मैं वहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करूँगी। मतलब पहले में जो मुझे बड़े क्वेश्चन लगेंगे ना, मैं उसको नहीं देखूँगी, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको स्किप करूँगी, जैसे वो नहीं आते मतलब एक तो क्वेश्चन होता है देखो माइनस प्लस वाले, ऐसे वाले कि माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भाग है, तो एकदम से पुट करके सवाल सोल्व कर दिया। लेकिन एक होता है 35 को 13 मान लो, गुना को भाग से चेंज कर दो, मतलब गुना को भाग से एक्सचेंज कर दो, और 35 को 14 से एक्सचेंज कर दो, और उसको फिर पुट करो, फिर सोल्व करो। तो वो टाइम टेकिंग होते हैं, उनको किया मत करो, उनको छोड़ दो,
बाद के बचे कुछ टाइम जो बचेगा ना, तब उनको सोल्व कर लेना, क्योंकि उनके बाद ना जब 5-6 क्वेश्चन वो देते हैं शुरू में, वो देते हैं बहुत डिफिकल्ट, उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, अल्फाबेटल जितने भी सीरीज़ होते हैं वो वाले हो गए, ये ईजिली सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो उनको छोड़ दिया करो। अब मैंने भी वैसे ही किया, क्योंकि पहले मेरे भी इतने आ रहे थे नंबर। पहले मैं जब दे के आई थी ना 2024 में, था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने उस पर टाइम पे, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट होगा। तो जब मैंने 2024 में मेरा पहला अटैम्प्ट दिया था ना, उस टाइम में मेरे 44 पॉइंट समथिंग, 44.4 थे, ऐसे था 44 पॉइंट समथिंग था मेरा, कुछ ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है। मेरे पास स्क्रीन शॉट होगा, तब दिखा दूँगी जिस दिन दिखाने वाली चीज़ आएगी, ठीक है, उस दिन। तो उस टाइम में मेरे इतने मार्क्स आए थे। फिर मैंने जब 2025 में दिया इसमें, जब ये एडिक्विटी वाला पैटर्न चल रहा था, माउस वाउस बेकार चल रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे घटिया नंबर आए थे, ठीक है। पर फिर बता देती हूँ, उस टाइम पे मेरे जीएस में पैटर्न की वजह से आए इतने, तो सबके आए थे ऐसे, तो मेरे भी इतने आए होंगे, ज़्यादा खास नंबर नहीं थे, है ना। 37 कुछ थे मेरे ऐसे क्वेश्चन, मतलब वो तो लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन, मतलब वो तो अलग ही थे क्वेश्चन। लेकिन अब देखो ना, अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने जब 2026 में दूंगी, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने टाइमिंग का इशू कर दिया है। तो अब यहाँ बच्चे यहाँ पर डरे हुए हैं। इंग्लिश में तो ठीक आ रहा है नंबर, इंग्लिश में पहले भी अच्छे आते थे मेरे, अब भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मेरी जीएस और मेरी रीजनिंग अब डरा रही है मुझे, और मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से मेरे कम नंबर ना जाए, क्योंकि निकलता हर बच्चे का है बार बार, बस यहीं पे ही अटक जाता बच्चा, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं। ऑल रोड्स लीड टू गंगा, ये बहुत बार आ चुकी है बुक, तो ये है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की जितनी बुक है ना, उनको तो मतलब रट ही लो, ठीक है। जितने भी है ट्रिक से भी याद कराऊंगी, तुम्हें एक दिन बुक भी याद करूँगी ना, बता बोला था मैंने, तो ट्रिक से याद करूँगी बुक तो मैं सारी तुम्हारी ट्रिक से याद करूँगी, जो तुम्हारे हाथों पे ऐसी ही याद रहेगी, ऐसी की ऐसी। और रस्किन बॉन्ड की तो तुम्हें ईजिली याद हो जाएंगी सारी, ठीक है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और भारत में इनमें से कौन सा त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन के, मतलब जब वसंत ऋतु आती है तो उसका स्वागत करने के लिए कौन सा हम त्यौहार मनाते हैं? तो वो होली है। ओके, कभी तुम बना दो यहाँ मकर संक्रांति, ये नहीं है, होली है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए, मतलब भोजन में स्टार्च है, मतलब मांड है या नहीं, तो उसके लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के व्यापार घाटे का कारण है? व्यापार घाटा क्यों होता है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे व्यापार घाटा होता है? तो वो है भारत का निर्यात उसके आयात से कम है, यानी कि निर्यात मतलब बेच तो हम कम रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो क्या होगा? खरीदेंगे तो हमारी पैसे जाएंगे ना, हमारे पास पैसे थोड़ी आएंगे। तो ये हमारा इसका, ये मैंने अपने आइडिया से लगाया था, तो मैंने ठीक किया। उपन्यास और उसके संबंधित लेखक के सही संयोजन करो। अब देखो फिर से आ गया बुक का ही और ये नॉवेल्स का, है ना। अब देखो 3-4 क्वेश्चन मिल गए ना इसे मॉक में, तो इसलिए बोल रही हूँ याद करो। वाइट टाइगर ना अरविंद अडिगा की है, इस इन्हीं की नहीं है ना। अस्पृश्य ये अनटचेबल मूल राज आनंद की है, कल परसों पढ़ा था बुक टेस्ट में, ठीक है। द गाइड किसकी है? उसकी है, नारायण की है। लेकिन द ब्लू अम्ब्रेला ये किसकी है? ये वाला सही संयोजन है रस्किन बॉन्ड, बाकी तीनों गलत है। और ये इन दोनों के तो इसके तो मैंने तुम्हें बताई दी, ब्लू अम्ब्रेला। अभी देखो रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक पढ़ी हमने, ठीक है, और ये फिर से आ गई, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो आ गया द ब्लू अम्ब्रेला, किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। एक थी ऑल रोड्स लीड टू गंगा, तो ये भी नहीं किया। तो ऐसे ख़त्म हो गया हमारा पूरा। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। फालतू में व्यूज़ तो कोई बात नहीं, चलो।